हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं बीएससी, एमएससी और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं। और जिसमें से जो हमारा आज का नया चैप्टर है उसका नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। और इस चैप्टर के बारे में हम काफ़ी कुछ चीज़ें समझेंगे आज। तो समझने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मेरी जितनी भी वीडियो आती हैं उसकी अपडेट आपको समय समय पे मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि ये जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है और विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट है ना, तो इसको किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, क्योंकि इसके क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं एग्जाम में। और एग्जाम में देखिए बीएससी में भी पूछा जाएगा और एमएससी में भी इसका रोल काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जिसमें से अगर एमएससी में है तो आप एमएससी में देखेंगे कि जो फर्स्ट सेमेस्टर है वहाँ भी डिफरेंशियल इक्वेशन पूछी जाती है और जो फोर्थ सेमेस्टर है वहाँ भी डिफरेंशियल इक्वेशन पूछी जाती है। तो वहाँ पर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पूछा जाता है। लेकिन क्या है कि आपको थोड़ा बहुत तो नॉलेज होना ही चाहिए। ओडीई पीडीई पूछी जाती है तो थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए कि भाई इसके क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व किए जाते हैं। इस वजह से, क्योंकि बीएससी में तो आप फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे, लेकिन एमएससी में क्या होगा कि ये फर्स्ट टाइम तो होगा नहीं, वो आप पढ़ के फिर आगे बढ़े होंगे, तो वहाँ पर थोड़ा सा एडवांस पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और देखिए यहाँ पर आपको मैं थोड़ा सा बेसिक नॉलेज दे देता हूँ, क्योंकि देखिए यहाँ पर बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, वो चीज हमें पता होनी चाहिए। तो मैं क्या करूंगा कि एक मैं एग्जाम्पल लूंगा, उस एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो मैंने एग्जाम्पल लिया हुआ है वो हमारा है यहाँ पर कि इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, जैसे लिखा है डी, ये स्मॉल डी, ठीक है, d2y अपॉन dx2 -7 dy अपॉन dx, क्लियर, एंड 12y, ठीक है, इज इक्वल टू 0। ये आपका मान लीजिए कि ये आपका एक इक्वेशन है। ठीक है, अब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको आपको सॉल्व करना है, क्लियर। अब इसमें हमें निकालना क्या होता है, ये इसमें हमें क्या होता है कि हमें इसमें जनरल सॉल्यूशन निकालना होता है। जनरल सॉल्यूशन का मतलब है कि इसमें y की वैल्यू निकालनी होती है। और y की वैल्यू किससे निकालती है, आपको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होना चाहिए, ठीक है, जिसको हम शॉर्टकट में CF बोलते हैं, और प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल होना चाहिए जिसे हम PI बोलते हैं। तो कहने का मेरा मतलब है कि अगर इसका जनरल सॉल्यूशन आपको फाइंड करना है, जनरल सॉल्यूशन का मतलब है कि y, ठीक है, अगर आपको y फाइंड करना है तो आपको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करना पड़ेगा और प्लस PI जिसे पर्टिकुलर इंटीग्रल बोलते हैं उसे फाइंड करना पड़ेगा। जब दोनों हम निकाल लेंगे उसके बाद दोनों को आप ऐड करेंगे और जो वैल्यू आएगी वही वैल्यू आपका जनरल सॉल्यूशन होगा। ठीक है, जैसे कि मैं इससे पुराने लेक्चर्स भी अटेंड किए हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो ये आई टैब बन के आ रहा है, उसमें जाइए, प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में वीडियो दी हुई है। तो जो मेरे पुराने लेक्चर्स हैं जिसमें से मैंने फर्स्ट सेकंड चैप्टर्स कंप्लीट कराए हैं, ठीक है, जिसमें जो इक्वेशन होता था फर्स्ट डिग्री एंड फर्स्ट ऑर्डर का था, जिसमें से होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस, उसके सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, वो भी बताए थे। और फिर मैंने क्लैरेट इक्वेशन, जो क्लैरेट फॉर्म है, और सॉल्वेबल फॉर p है, x है, y है, वो सब चीज भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, सिंगुलर सॉल्यूशन भी बता चुका हूँ। ठीक है, तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वहां भी आपका रोल प्ले करता है कि एग्जाम में वहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्लियर। तो मेरे कहने का मतलब ये था, मैं ये आपको समझाना चाहता था कि आपको वहां पर भी जनरल सॉल्यूशन निकालना होता था। जब वहां फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री होता था तो वहां भी जनरल सॉल्यूशन निकालते थे। जब फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट फर्स्ट डिग्री था वहां भी जनरल सॉल्यूशन निकालते थे। और आज जो हम चैप्टर लेके आए हैं जिसका नाम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है और विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट है, यहां भी हमें जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है। लेकिन जनरल सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हमें चाहिए दो चीजें, एक आपको चाहिए CF, एक चाहिए PI।
अब सी एफ किस तरीके से निकालेंगे? पहले कहने का मतलब है कि अगर हम यहां से देखेंगे तो सबसे पहले बच्चे के दिमाग में, स्टूडेंट्स के दिमाग में ये बात आती है कि सर सी एफ किस तरीके से निकालते हैं। क्योंकि अगर सी एफ निकालना सीख गए, उसके बाद जब सी एफ निकालने में आप अच्छे से माहिर हो गए, फिर उसके बाद पी आई निकालेंगे। क्यों? क्योंकि जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको सबसे पहले सी एफ निकालना है, फिर उसके बाद पी आई निकालना है। ठीक है, तो अब मैं जो आज का पहला लेक्चर ले रहा हूं इस चैप्टर का, उसमें मैं आपको सी एफ निकालना सिखाऊंगा। और सी एफ में ऐसे में कुछ क्वेश्चंस लेने वाला हूं जिन क्वेश्चंस को आप एक बार पढ़ लेंगे तो फिर आपको सी एफ में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में पी आई किस तरीके से सॉल्व किया जाता है वो फिर हम वहां डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए सी एफ निकालना सीखते हैं। क्लियर? तो यहां पर देखिए सी एफ निकालने के लिए मैं आपको बेसिक और चीजें बता देता हूं कि यहां पर आपको डिनोट करना है ये जो ऑपरेटर होता है डी अपॉन डी एक्स, इसको हम कैपिटल डी माना करते हैं। क्लियर है? इसको ध्यान में रखिएगा बात कि इसको हम डी अपॉन डी एक्स को कैपिटल डी मानते हैं और ये एक हमारा ऑपरेटर होता है जो हमारे ऑपरेटर वाई को ऑपरेट करता है। क्लियर है? तो अब यहां पर मैं बोल सकता हूं कि अगर d अपॉन डी एक्स को d बोला गया है तो d2 अपॉन डी एक्स टू को क्या बोला जाएगा? d स्क्वायर बोला जाएगा। क्लियर है? इस तरीके से, है ना? तो ये चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस वजह से आपके दिमाग में रहना चाहिए ये बात। तो चलिए अब मैं क्या करता हूं कि यहां पर पहला स्टेप क्या होगा कि आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा और वो डिफरेंशियल इक्वेशन जो विद कांस्टेंट कोफिशिएंट के साथ आएगा। क्लियर है? तो यहां पर आपको करना है क्या कि सबसे पहला स्टेप ये है कि आपको इस फॉर्म में देखना है। जब ये फॉर्म में देख लेंगे फिर सेकंड स्टेप क्या होगा? ये आपका स्टेप फर्स्ट है। क्लियर? स्टेप सेकंड होगा आपका ये कि आपको क्या करना है कि जो ये ऑपरेटर है, अब d2 अपॉन डी एक्स टू है तो मैं इसको डी स्क्वायर ले लेता हूं, तो डी स्क्वायर हो गया। अब यहां पर क्या लगा? y लगा है तो y रख लेंगे। क्लियर? ऐसे ही -7 है और d अपॉन डी एक्स को d माना और y रख लिया, एंड प्लस यहां पर कुछ नहीं है तो यहां पर ऐसे ही रहेगा और ये हो जाएगा। क्लियर है? तो ये एक सेकेंड स्टेप हो गया। अब सेकेंड स्टेप और क्या होता है कि आप यहां से y कॉमन ले लेंगे। जैसे ही y कॉमन लेंगे तो ये इस फॉर्म में हो जाएगा और y यहां हो जाएगा इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेना है इसको। क्लियर है? ये हमारा इक्वेशन सेकंड हो गया। ठीक है, इतनी बात सभी के दिमाग में आ ही गई होगी। अब हम क्या करेंगे कि यहां पर बेस्ट जो हमारा रोल प्ले करता है स्टेप थर्ड, वो मेन रोल होता है। वो रोल ये होता है कि आपको क्या करना है कि अब लिखना है एक्सिलरी इक्वेशन। ठीक है ना? एंड फाइंड एक्सिलरी इक्वेशन, तो हम कहेंगे कि एक्सिलरी इक्वेशन। ठीक है, अब भाई साहब ये कौन सी चीज होती है भाई एक्सिलरी इक्वेशन? है ना? इसे हम AE भी बोल देते हैं शॉर्ट में। ठीक है, तो एक्सिलरी इक्वेशन आपको इस तरीके से लिखना है। अब एक्सिलरी इक्वेशन में आपको क्या करना पड़ेगा? एक्सिलरी इक्वेशन में क्या करना है कि आपको यहां पर दिमाग में ही रखना है कि जो d होगा वो m होगा और जो d स्क्वायर होगा वो m स्क्वायर होगा। क्लियर है? तो यहां पर जो m है वही हमारा एक्सिलरी इक्वेशन है। अभी इस एक्सिलरी इक्वेशन से हम फाइंड करते हैं रूट, और रूट फाइंड करने के बाद फिर आगे क्या स्टेप होता है वो मैं बताता हूं। तो यहां पर आप देखेंगे कि ये क्या है हमारा, ये हमारा d2 है, तो इसको क्या कह सकते हैं? m स्क्वायर माइनस 7m प्लस 12। ठीक है, अब एक्सिलरी इक्वेशन में क्या होता है कि ये y नहीं लिखते हैं, y को हटा देते हैं और ये इस तरीके से एक इक्वेशन बन जाती है। तो ये आपको समझ में आया? ये हमारा क्या है?
ये हमारा क्या है, ये हमारा एक एक्सिलरी इक्वेशन है, ओके, जिसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कहते हैं। अब यहां से हम रूट फाइंड करेंगे और रूट हमें फाइंड करना सिखाया गया है आप सभी लोगों को। तो यहां पर जैसे ही हम रूट फाइंड करेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, 12 आना चाहिए, लेकिन क्या होना चाहिए, ऐड करने में। ऐड भाई कैसे, क्योंकि जो यहां पर साइन होता है वही करते हैं। जैसे अब यहाँ प्लस है तो हमें ऐसे टेबल पढ़ने हैं जिसमें से जोड़ने में सेम आए। तो 12 3 जा 12 होता है, सॉरी 4 3 जा 12 होता है, और 4 3 7 होता है। लेकिन अब भाई इसे हमें ऐड करना है तो हम क्या करेंगे, 4m - 7 वो 3m करेंगे इस तरीके से, है ना। अब ये अगर इस तरीके से हो गया तो इसका रूट क्या होगा, तो हम m कॉमन लेंगे तो एक हो गया m - 4 और एक हो गया m - 3, है ना, इज इक्वल टू 0। यहां से हम रूट की बात करते हैं तो m इज इक्वल टू 4 एंड एक m इज इक्वल टू 3 आ गया। क्लियर है। तो यहां पर आपके m की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई और 4 आ गई। अब यहीं से आपको जैसे ही रूट फाइंड हो जाए, बस आपका जो आखिरी स्टेप है वही स्टेप है हमारा 4, और स्टेप 4 में क्या करना है, बस वहीं पर दिमाग लगाना है आपको, ठीक है। तो स्टेप 4 जो हमारा रहेगा वो ये रहेगा कि हमें CF लिखना है। CF मतलब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में ये लिखना है कि अगर आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट, ठीक है, अगर रूट आपके अलग अलग आते हैं, जैसे आ गया 4 और 3, ठीक है, तो यहां पर आपको क्या करना है कि मैं आपको CF का फॉर्मूला लिखवा देता हूं। यहां पर अगर रूट क्या है, ये अलग अलग है मतलब कि डिस्टिंक्ट है, ठीक है, एक्सिलरी इक्वेशन के। तो अगर डिस्टिंक्ट है तो हम लिख सकते हैं यहां पर C1, ठीक है, और e की पावर में इसको m1 मान लीजिए, इसको m2 मान लीजिए। क्यों, क्योंकि देखिए यहां पर क्या है कि m सेम रहेगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो यहां पर आप क्या कर सकते हैं कि पहले m1 लिखेंगे तो यहां पर C1 e की पावर में m1x प्लस C2 e की पावर में m2x। क्लियर है, इतना कर लिया। अब यहां पर m1 और m2 की वैल्यू रख लीजिए। C1 e की पावर m1 की वैल्यू है 3x, ठीक है, और C2 e की पावर m2 की वैल्यू क्या है, 4x है। और यही हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो गया और इसे ही हमें फाइंड करना था। तो इतना बताइए किस किस को समझ में नहीं आया है। यहां पर क्या मैंने कुछ अलग तरीके से बताया, कोई अलग तरीके से नहीं बताया। बस आपको क्या करना है कि मैं आपको उतने ही क्वेश्चन कराने वाला हूं जितने के आपको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन अलग अलग तरीके से लिखना पड़ेगा। तो वहां पर ये फॉर्मूले आप दिमाग में रखेंगे कि अगर आपके रूट्स जो हैं वो अलग अलग होते हैं तो हम लिखते हैं यहां पर रूट्स आर डिस्टिंक्ट, ठीक है, इतना लिख सकते हो आप, ठीक है। अगर ये डिस्टिंक्ट हैं, अलग अलग हैं, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ये फॉर्मूला लिखने के बाद ये फॉर्मूला में ये वैल्यू पुट कर दीजिए। बस इतनी सी बात है हमारी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम सॉल्व करना सीखेंगे। ये स्टेप 4 है। स्टेप 4 में आपका आंसर आ जाना चाहिए। क्लियर, चलो और इसकी प्रैक्टिस करते रहिएगा, क्योंकि अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप भूल सकते हैं, और अगर भूल गए तो फिर आपको फिर से वही दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए अगर दोबारा मेहनत नहीं करनी तो प्रैक्टिस करते रहिए और अपने मैथ की धार को मजबूत करते रहिए और शार्प करते रहिए। जब तक आप शार्प नहीं करेंगे मैथ को, तब तक आपसे कोई भी क्वेश्चन सही से नहीं हो पाएगा। क्लियर है, ओके। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी दमदार क्वेश्चन है
और यहाँ पर आपको क्वेश्चन में अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, ये ठीक है, d3y अपॉन dx3 प्लस 6 d2y अपॉन dx2 एंड प्लस 11d एंड प्लस 11d नहीं 11 dy अपॉन dx, क्लियर है, एंड प्लस लगा है, प्लस में है 6 एंड y इक्वल टू 0। ठीक है भैया, अब यहां पर क्या करना है, हमें वही स्टेप फॉलो करना है जो सेकंड में कहा था कि dy अपॉन dx है तो d रहेगा, d2y अपॉन dx2 है तो d स्क्वायर रहेगा, और d3y अपॉन d3 अपॉन dx3 है तो d क्यूब हो जाएगा। मतलब कि इसमें जितने भी आपके पावर हैं उतनी ही आपको क्या करना है, उतनी ही पावर लगा देनी है, क्लियर है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, d क्यूब लिख देंगे, y को रख लेंगे साथ में, फिर 6 d स्क्वायर लिख लेंगे, y लिख लेंगे, प्लस 11 dy प्लस 6 y इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ से y कॉमन ले लेंगे, 6। ठीक है, यहाँ से जैसे ही y कॉमन लिया तो ये हो गया ये। अब हम लिखेंगे बाई एक्सिलरी इक्वेशन। अब बाई एक्सिलरी इक्वेशन में क्या होता है, जो वही होता है जो मैंने बताया था, तो मैं इसको एक्सिलरी इक्वेशन को आप शॉर्ट फॉर्म में लिख सकता हूँ। ठीक है, ए ई लिखना है, ई ए नहीं लिखना है। ठीक है, बाई एक्सिलरी इक्वेशन। अब एक्सिलरी इक्वेशन में क्या करना है कि d को m बताना है। जैसे ही m क्यूब लिखा प्लस 6m स्क्वायर लिखा प्लस 11m लिखा प्लस 6, ठीक है, y को क्या करना है, अभी नहीं लिखना है। ठीक है, अब यहाँ से हमें क्या करना है, अब इसका भैया क्या है, ये क्यूबिक है कि नहीं है। ये अगर क्यूबिक वाला है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर क्यूबिक वाला सॉल्व करना है। अब आपके दिमाग में आएगा कि यार क्यूबिक वाले में तो बड़ा टेंशन है, इसके रूट्स निकालने में तो बहुत ज़्यादा समय लगता है। तो परेशान ना होइए, मैं किस लिए हूँ, मैं आपको सिखा कर रहूँगा और आप तुरंत ही सॉल्व कर लेंगे, इसको बड़ी आसानी से समझेंगे। इसके रूट्स कैसे निकालते हैं वो भी मैं समझा देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए आपके पास क्या है, m क्यूब है। अब यहाँ पर आपको करना क्या है कि ऐसी कोई वैल्यू रखिए जिसको सॉल्व करने में यहाँ 0 आए और यहाँ भी 0 है ही। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए अगर दिमाग लगाएंगे कि तभी 0 हो सकता है जब यहाँ पर माइनस प्लस हो, क्योंकि माइनस प्लस जब घटेगा तभी तो 0 आएगा। तो कहने का मतलब है कि अगर m की वैल्यू या तो 1 हो, है ना, लेकिन m की वैल्यू अगर 1 हो गई तो ये पूरा पॉजिटिव हो गया तो कटेगा ही नहीं। तो m की वैल्यू -1, ठीक है, छोटे नंबर से देखा जाता है। अगर -1 लिख रहे हैं तो ये कितना आएगा, -1 आएगा। ये -1 का स्क्वायर प्लस 1 तो ये 6 आ गया, एंड ये माइनस का 11 हो जाएगा, क्योंकि -1 एंड प्लस 6। तो यहाँ -11 -1 -12 और ये प्लस का 12, 6 6 12। तो ये तो भैया 0 हो गया, 0 इज इक्वल टू 0। तो बस इतना ही करना था आपको, बस अब कुछ नहीं करना है, इसको हटा देना फिर से। ठीक है, या तो फिर आप अपने मन में भी सोच सकते हैं। ठीक है, जैसे ही देखा तो ये m इज इक्वल टू -1 है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ m प्लस 1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि -1 इस साइड आ गया। अब आपको करना क्या है कि इसमें कितनी पावर है, 3 है। आपको m प्लस 1 कितने बार लिखना है, 3 बार लिखना है। ठीक है, 3 बार लिखेंगे, लिख लिया, इक्वल टू 0 लगा दिया। अब आपको इस तरीके से बनाना है कि ये सेटिस्फाई करना है, कि ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। किस तरीके से सेटिस्फाई करेगा, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, और ध्यान से समझिएगा। अगर ये m स्क्वायर है, सॉरी m है, तो इस m में मैं कितने का मैं मल्टीप्लाई कर दूं, गुणा कर दूं कि ये m क्यूब हो जाए। तो आप कहेंगे कि अगर मैं इसमें m स्क्वायर का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, m स्क्वायर का अगर ये है तो m स्क्वायर अंदर जाएगा तो कितना हो जाएगा, m क्यूब होगा कि नहीं होगा, और m क्यूब रखा है, चलो ठीक है। फिर मैं ये इसको इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना है, m स्क्वायर है।
यहाँ पर कितना 6m² है, यहाँ पर m² है, तो हमें कितने की जरूरत है? अगर m² है तो हमें एक 5m की जरूरत होगी, 5m² की। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये m² है और प्लस 5m² हो जाए तो ये तो 6m² हो जाएगा, और 6m² यहाँ रखा है। तो मेरे कहने का मतलब है कि यहाँ पर मैं क्या करूँगा, 5 लिखूंगा। अब m² नहीं लिख सकता, इसलिए नहीं लिख सकता, अगर मैं m² लिख दूंगा तो फिर m³ हो जाएगा यहाँ मल्टीप्लाई में, इसलिए 5m लिखूंगा और अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये 5m² हो जाएगा। 5m² और यहाँ पर 1m², कितना 6m² कंप्लीट है। फिर 5m इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 5m हो गया। अब यहाँ पर 11m है और यहाँ पर 5m हो गया, कितना बचा? कितनी की जरूरत है? 6 की जरूरत है ना। तो यहाँ पर अगर मैं 6 लिख दूंगा तो यहाँ पर 6m हो जाएगा, तो 6m और ये 5m, कितना 11m कंप्लीट है। फिर 6 यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो 6 1 जा 6 और यहाँ 6 रखा है, मतलब ये तो भैया संतुष्ट है ना, सेटिस्फाई है। तो बस अब आपको करना क्या है, बस यहाँ पर देखना है m+1 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 एक कॉमन ले लो। ठीक है, m+1 का कॉमन ले लिया तो यहाँ पर कितना बचा? m², यहाँ पर प्लस का लिया है ना, इसलिए प्लस का 5m, यहाँ पर प्लस का 6 है ना, इसलिए प्लस का 6। ठीक है, इक्वल टू 0। अब आपको करना क्या है, इसको सॉल्व करना है। ये क्या है? आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसलिए आपको ये ऐसा टेबल पढ़ना है कि जोड़ने में 3 आए, वो सॉरी 5 है, तो 3 2 6 3 2 5 है ना। तो यहाँ पर लिख सकते हैं m+1 है ना, यहाँ पर m+2 एंड m+3, यही तो होगा अगर आप सॉल्व करेंगे, इक्वल टू 0। तो यहाँ पर m के कितने रूट आए? 3 रूट आए। एक रूट क्या है? m+1 इज इक्वल टू 0, तो m1 इज इक्वल टू -1, m इज इक्वल टू -2 एंड m3 इज इक्वल टू -3। क्लियर है? अब ये हो गया। अब आपको करना क्या है कि यहां पर देखना है कि इसमें भी डिस्टिंक्ट हैं, कोई तो सेम नहीं हो रहा ना। m1 की वैल्यू अलग आई है, m2 की अलग आई, m3 की भी अलग आई है। जब अलग आई है तो हम CF लिख सकते हैं। यहाँ पर CF क्या होगा? फॉर्मूला लिखो पहले, C1 e की पावर m1x प्लस C2 e की पावर m2x प्लस C3 e की पावर m3x। क्लियर है? अब यहाँ पर CF की वैल्यू मैं यहाँ लिख लेता हूँ। ठीक है, फाइनल। तो यहाँ पर C1 e की पावर m1 मतलब माइनस का x प्लस C2 e की पावर माइनस का 2x प्लस C3 e की पावर माइनस का 3x। क्लियर है? यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सॉल्व करने हैं भैया। क्लियर? तो इतना तो समझ में आ ही गया होगा आप लोगों को, इसमें कोई भी परेशानी नहीं हुई होगी, है ना? क्लियर है? चलो अब हम करेंगे क्या, यहाँ पर अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसको आप रखिए, नोट करिए अपने नोटबुक में, और आपको प्रैक्टिस करते रहना है। क्योंकि ये देखिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए कि एक्सिलरी इक्वेशन जो है, उस एक्सिलरी इक्वेशन को किस तरीके से आपको रूट्स निकालने हैं। जैसे ही आपने रूट्स निकाल दिया, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आप निकालना सीख गए। ठीक है, अब आपको करना क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेना है। समझ में आ रहा है ना आपको? अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए, बताइए ज़रूर कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आपने कमेंट करके बताया। ठीक है, तो टीचर की खुशी तभी होती है जब स्टूडेंट्स को समझ में आए और स्टूडेंट्स कभी
कोई भी क्वेश्चन करने में एक भी बार घबराए ना, ठीक है। अब देखिए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, क्लियर है। एक बात ये बताना चाहता हूँ कि अगर स्टूडेंट्स, ठीक है, अगर छात्र स्टूडेंट्स एक बार टीचर से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, तो वो अपनी नज़र में एक बार बेवकूफ़ बनता है, अपनी नज़र में, मेरी नज़र में नहीं, अपनी नज़र में। कैसे कि अगर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है स्टूडेंट, तो लोगों को उसको क्या लगा करता है कि अरे यार मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये क्वेश्चन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और मुझे ही बस नहीं आ रहा है, तो काफ़ी लोग हंसेंगे, तो वो ये सोचेगा कि मैं कहीं बेवकूफ़ ना बन जाऊं। लेकिन अगर आपने एक बार क्वेश्चन करने के बाद एक बार बेवकूफ़ बने तो आपको ज़िंदगी भर बेवकूफ़ बनने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने क्वेश्चन नहीं पूछा तो आप ज़िंदगी भर के लिए बेवकूफ़ बन सकते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि अगर आपने क्वेश्चन नहीं पूछा तो वो आपको फिर आएगा ही नहीं। जब क्वेश्चन आएगा नहीं, आंसर आपका डाउट क्लियर नहीं होगा, तो आप फिर ज़िंदगी भर के लिए बेवकूफ़ बने रहेंगे ना कि यार इसको कैसे सॉल्व करें, है ना। इसलिए आप एक बार बेवकूफ़ बनिए तो ज़िंदगी भर बेवकूफ़ बनने के लिए आपको नहीं होगा, ठीक है। आप ज़िंदगी भर बेवकूफ़ नहीं बनेंगे, ठीक है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि आप क्वेश्चन पूछा कीजिए मुझसे, कोई भी डाउट हो यार प्लीज़ ज़रूर बताइए मुझे, ठीक है। अब मेरा नंबर तो आपको पता ही होगा, अबाउट में जाइए मेरे, वहाँ पर नंबर दिया हुआ है, तो आप कॉल भी कॉल नहीं व्हाट्सएप नंबर है, तो व्हाट्सएप भी कर सकते हैं मुझे, और वहाँ पर भी आप मुझसे डाउट पूछ सकते हैं, कोई भी हो तो, क्लियर है। तो यहाँ पर देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर क्वेश्चन इस तरीके से आता है, d3y अपॉन dx3 है एंड माइनस का 8y है इज इक्वल टू 0, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे यार, ठीक है। तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए वही फॉर्म लगाना है कि ये d3y हो गया माइनस 8 हो गया, अब यहाँ पर y रख लो इक्वल टू 0 रख लो, और y कॉमन ले लो, तो ये d3 माइनस 8 हो गया, और यहाँ y हो गया इक्वल टू 0। कभी भी जब भी आप सॉल्व करेंगे ये गलती मत करेंगे कि यहाँ पर ऑक्सिलरी इक्वेशन न लिखने की बजाय आप सीधे d3 माइनस 8 का रूट निकालने लगे। अगर ऐसा कर रहे हैं तो एग्जामिनर आपके क्वेश्चन को कैंसिल कर देगा, रॉन्ग कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखना है बाय ऑक्सिलरी इक्वेशन, ठीक है। इतना लिखने के बाद फिर आपको m³ माइनस 8 इज इक्वल टू 0 ऐसा करना है। अब आपको करेंगे क्या, कुछ स्टूडेंट्स में बता रहा हूँ क्या करेंगे कि अरे यार इसको उस साइड ले जाएंगे प्लस का 8 हो जाएगा, ठीक है। ऐसा करना नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं करना है। आपको करना क्या है कि m³ माइनस 2 का क्यूब यहीं करना है इक्वल टू 0, और m³ माइनस 2 का क्यूब का फॉर्मूला होता है m माइनस 2, और यहाँ पर हो जाएगा m स्क्वायर प्लस 4, है ना, प्लस का 2m, ठीक है, इक्वल टू 0, है ना। a³ माइनस b³ का फॉर्मूला होता है। तो ये हो गया। अब आपको करना क्या है कि इसको आप इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए कैसे सॉल्व कर रहे हैं। तो ये तो हो गया m माइनस 2, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं आप यहाँ पर देखिए 2 2 जब 4 लिख रहे हैं तो भी प्रॉब्लम है भैया, क्योंकि यहाँ पर इक्वेशन तो अभी रूट निकल नहीं सकता इसमें, है ना, इसका इक्वेशन तो बन नहीं रहा है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर पाइथागोरस यहाँ पर आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे मैं बता देता हूँ। यहाँ पर लगाएंगे ये वाला, अगर m का रूट निकालना है तो माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, ये एंड अपॉन 2a, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस का b क्या हो गया, माइनस का 2 प्लस माइनस, है ना, अंडर रूट में 2 2 जब 4 माइनस 4ac, तो मतलब 4 4 जा 16, क्लियर है ना। 4ac मतलब 4ac, c मतलब 4 4 4 जा 16 अपॉन में सिर्फ और सिर्फ 2,
तो यहाँ पर माइनस का 2 प्लस माइनस अंडर रूट 4 माइनस 16 कितना हुआ 12 हुआ। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं माइनस का 12 लिखेंगे, लेकिन माइनस लगा है तो आप इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ 2 लिखेंगे, माइनस का 2 प्लस माइनस और यहाँ पर अगर इस तरीके से आ रहा है तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर 4 3 जा 12 लिख सकते हैं, 4 3 जा 12, 12 को यहाँ पर माइनस लगाएंगे 4 3 जा 12, क्लियर है। एंड ये 2, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं कि ये 4 है तो 2 का स्क्वायर, तो 2 बाहर हो जाएगा, तो 2 प्लस माइनस फिर ये 2 बाहर हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 3i, है ना, और अपॉन में 2। तो यहाँ पर जो माइनस का है भैया तो ये माइनस का 1 है ना, कैसे मैं समझा देता हूँ आपको। माइनस ये आपको अगर इस तरीके से आ रहा है, ठीक है, तो आपको करना क्या है सिंपल, ये आई कहाँ से आ गया, अभी आई नहीं आया भाई, मैं आई पहले से क्यों लिख रहा हूँ, मैं आपको पहले समझा तो दूँ। तो ये हो जाएगा 2 प्लस माइनस 2, अब अंडर रूट है तो मैं इसको लिख सकता हूँ माइनस 1 इंटू 3, है ना। तो यहाँ पर अगर आप देखें, है ना, तो यहाँ पर अंडर रूट माइनस 1 है तो अंडर रूट माइनस 1 को क्या लिख सकते हैं आई लिख सकते हैं, और यहाँ पर 3 है तो एक रूट इसमें लग जाएगा एक रूट इसमें लग जाएगा, तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर हो जाएगा, और इसको अलग रख लो 2 है और यहाँ भी 2, तो इससे ये 2 कैंसिल, इससे ये 2 कैंसिल, क्लियर है। तो यहाँ पर क्या आएगा आप देखिए, यहाँ पर आएगा माइनस का 1 प्लस माइनस, ठीक है, फिर यहाँ पर अंडर रूट 3, ठीक है, आई, क्लियर है, अंडर रूट 3i आएगा, ये चीज आप याद रखिएगा। अब ये अगर आ रहा है तो अब m की वैल्यू क्या आई, ठीक है, एक m की वैल्यू तो ये आ गई, क्लियर है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, ये ठीक है, और आपका एक m की वैल्यू आई है माइनस का 2, क्यों, क्योंकि ये लिखा है माइनस का 2 तो ये हो जाएगा प्लस का 2, ठीक है, ये तो यहां पर एक m1 m2 की वैल्यू ये है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, लेकिन आपको 2 बार लिखने की जरूरत नहीं है इसको, ठीक है, इसका और इसका मैं आपको CF निकालना समझा देता हूं। अगर इस तरीके से आ रहा है कभी तो आप CF कैसे निकालेंगे, ठीक है, तो यहां पर आपको लिखना C1 cos, ठीक है, C1 cos यहां पर अंडर रूट 3x, क्लियर, ये लिखना है, प्लस C2 sin अंडर रूट 3x, इनटू में लगाना है e की पावर, अब यहां पर क्या है माइनस का 1 है ना, इसलिए आपको यहां पर लिखना है माइनस का x, क्लियर, ये चीज आप लिखेंगे एंड प्लस लगाएंगे और फिर यहां पर C3 और e की पावर में क्या हो गया 2x हो गया, क्लियर, क्लियर है भैया आपको, ठीक है। अगर मैं फॉर्मूला बनाना चाहूं तो फॉर्मूला भी आपको याद करने के लिए समझा सकता हूं कि अगर आपको इस तरीके से लिखना है तो फॉर्मूला किस तरीके से आप बना सकते हो, ठीक है। तो देखिए यहां पर फॉर्मूला बनाने के लिए मैं आपको यहां पर आपको सीधे सीधे लिख देता हूं नीचे कि अगर इस तरीके का रूट आ रहा है आई मतलब आयोटा के फॉर्म में, अब ये भैया आई जो है ये आई आपकी इसमें नहीं है, ये अलग आई है, इस आई को आगे भी लिख सकते हैं। तो अगर इस तरीके से आ रहा है तो आप एक काम कीजिए कि अगर रूट इस तरीके से है कि अल्फा, ठीक है, अल्फा प्लस माइनस आई एंड रूट बीटा, ठीक है, अगर ये इस तरीके से है, ठीक है, अगर ये इस तरीके से है तो इसका CF निकालते हैं, CF इज इक्वल टू ई की पावर में अल्फा एक्स फिर इंटू में कॉस C1 कॉस, ठीक है, अंडर रूट बीटा
एंड प्लस C2 साइन अंडर रूट बीटा। क्लियर, ये आप फॉर्मूला लिखेंगे भैया, ठीक है। अगर रूट इस तरीके से, ठीक है, अगर इस तरीके से आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अब अल्फा है भैया तो माइनस का 1 है, इसलिए देखिए मैंने यहां पर माइनस का लगा दिया है और x लिख दिया है क्योंकि x लिखा है, ठीक है। C1 कॉस अंडर रूट बीटा है, x लगा दो यहां भी, x लगा दो यहां भी, ठीक है। तो अंडर रूट बीटा मतलब अंडर रूट 3, फिर x लगाए प्लस C2 साइन अंडर रूट 3 है अंडर रूट बीटा, ठीक है, एंड x। क्लियर है। तो इस तरीके से भैया सॉल्व करते हैं। क्लियर है। तो ये आप फॉर्मूला लिखिएगा। अब देखिए यहां पर प्लस C3 है तो ये अदर जो बचता है उसको आप इस तरीके से C3 आगे लिख सकते हैं। तो ये आपका फाइनल सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा बड़ा है क्योंकि यहां पर जो रूट अगर कभी भी आयोटा में आए, आई में, तो आपको इस तरीके से लिखना है, ठीक है। अब मैं एक ऐसा क्वेश्चन लिख के आऊंगा कि रूट आपका इस तरीके का होगा लेकिन उसमें आई नहीं होगा। तो जब आई नहीं होगा तो उसका किस तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालते हैं वो सीखेंगे, ठीक है। तो ये इसको आप सॉल्व कर, इसको आप नोट करेंगे। नोट करने के बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। देखने में कितना छोटा था लेकिन करने में कितना लग रहा है ना, इस वजह से, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में और भी देखिए, अब हर तरह का आ रहा है ना क्वेश्चन, इसलिए मैं ऐसे क्वेश्चन ही लेके आया हूं कि आपको ये क्वेश्चन आपने अगर कर लिए और सीख लिया अच्छे से, ठीक है, और समझ लिया तो फिर आप भूल नहीं सकते हो। और दूसरी बात कि आप अगर एक बार वीडियो देखिए तो फिर आप सॉल्व कीजिए खुद से, और फिर जब ना बने तो फिर एक बार देखिए कि मुझसे कहाँ गलती हुई है, ठीक है। चलो तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छे अंदाज का होगा। सॉल्व d की पावर 4 प्लस k की पावर 4, ठीक है, एंड ये y। कभी कभी ये इस तरीके से भी क्वेश्चन कह देता है कि वो आपको अब d अपॉन dx के फॉर्म में नहीं देगा, वो आपको इस फॉर्म में भी दे सकता है। अगर ये इस फॉर्म में दे दिया तो क्या करेंगे आप, है ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहीं से एक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे बाई एक्सिलरी इक्वेशन, ठीक है। तो m की पावर 4 प्लस k की पावर 4, ठीक है, इक्वल टू 0। अब भैया हमारे दिमाग में तो ये नहीं आ रहा है कि इसके आगे क्या करें, तो आपको कुछ नहीं करना है, इसको आपको करना क्या है, जैसे ही आपने इसको इस तरीके से लिखा तो आपके दिमाग में आ गया कि अच्छा ये तो फॉर्मूला बन रहा है, इसका होल स्क्वायर कर सकते हैं, है ना। होल स्क्वायर करने के लिए हमें क्या चाहिए, m स्क्वायर है k स्क्वायर है, मतलब ये इसको a स्क्वायर, इसको a मानो इसका स्क्वायर प्लस b मानो इसका स्क्वायर, प्लस क्या चाहिए 2ab। तो 2 है, a मतलब m स्क्वायर, b मतलब k स्क्वायर, यही तो चाहिए। तो अब समझ में आ गया। अगर आपको जो देखना हुआ करे कि क्या करें तो इस तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पर 2m स्क्वायर k स्क्वायर एंड माइनस का 2m स्क्वायर k स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है, ये हो गया। अब आप क्या करेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab मतलब m स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, है ना, का होल स्क्वायर माइनस 2m k, अंडर रूट लगा दो इसका पूरे का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छे अच्छे लोगों को समझ में आ गया होगा कि अब ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। तो क्या कर सकते हैं, एक बार a प्लस बी, एक बार a माइनस बी, तो m स्क्वायर k स्क्वायर माइनस का अंडर रूट 2m k
एंड एक बार एम स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस का अंडर रूट 2mk, ठीक है भैया, इक्वल टू 0। इतना समझ में आ गया आप लोगों को कि नहीं आया, बताइए जरा। आ गया होगा, ठीक है। वीडियो को हो जाने तो चाहे जितना बड़ा हो जाए, हमें तो समझने से मतलब है। तो आप क्या कर सकते हो, एक बार इसको इक्वल टू 0, एक बार इसको इक्वल टू 0, एम स्क्वायर के स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2mk इक्वल टू 0। एक बार आपको एम स्क्वायर के स्क्वायर प्लस का 2 अंडर रूट का 2mk इक्वल टू 0, ठीक है। इसको इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे, चलो इसको इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन 2, इसको इक्वेशन 3, ठीक है भैया। अब आपको करना क्या है, यहां पर इसका और इसका दोनों का आपको रूट निकालना है। रूट किस तरह निकालना मैंने आपको अभी बताया था, है ना। धराचार विधि होती है ना, इसे धराचार विधि कहते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा था। माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac, क्लियर, m इज इक्वल टू, ठीक है। यहां पर माइनस का b क्या हो गया, b क्या हुआ, अंडर रूट 2, है ना, अंडर रूट 2, ये b हुआ, ये अंडर रूट 2k हुआ, है ना, m नहीं हुआ, अंडर रूट 2k, है ना। ये अंडर रूट 2k हुआ ना माइनस का, ये b, है ना, और ये c हो गया, और ये हमारा a स्क्वायर हो गया, ठीक है। इस तरीके से करेंगे, क्यों, क्योंकि हमें m का रूट निकालना है ना। m का रूट का मतलब क्या हुआ आपको, कि ये हमारा वेरिएबल हो गया m, है ना। तो यहाँ पर माइनस का निकलेगा तो ये तो प्लस का हो जाएगा, तो अंडर रूट 2k, क्लियर है। अंडर रूट 2k प्लस माइनस अंडर रूट 2k का अंडर रूट 2 को हटाओ तो 2k स्क्वायर हो गया, माइनस 4 अपॉन 2a तो लगा दें, अपॉन वो सॉरी माइनस 4a कितना है 1 है, c कितना k स्क्वायर है ना। तो मैं यहाँ पर k स्क्वायर लिख सकता हूँ, क्लियर है भैया, अपॉन 2, a में कुछ नहीं है 1 रहेगा। अब आप क्या कर सकते हो, अब आप ये कर सकते हो कि इसको सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट 2k प्लस माइनस, अब देखिए 2k स्क्वायर है, माइनस का 4k स्क्वायर कितना आएगा, माइनस का 2k स्क्वायर और यहाँ पर 2, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब आपको करना क्या है कि देखिए वही काम करना है कि ये है k स्क्वायर, मैं अगर k स्क्वायर का कॉमन लूँ तो सिर्फ और सिर्फ k कॉमन होगा हमारा, अंडर रूट 2k प्लस माइनस k, ठीक है। एंड यहाँ पर अब बचेगा i एंड अंडर रूट 2, ठीक है। सॉल्व करके देख सकते हैं, है ना, अंडर रूट -1 और इंटू अंडर रूट 2, तो सिर्फ अंडर रूट 2 बचेगा, अंडर रूट -1 का क्या होता है i हो जाती है वैल्यू, ठीक है। एंड इसके नीचे 2 लगाएंगे तो 2 जैसे लगाएंगे तो 2 को अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 लिख सकते हैं, इसको भी अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 लिख सकते हैं, क्लियर है। यहाँ से एक अंडर रूट से एक अंडर रूट कैंसिल, इससे एक अंडर रूट से एक अंडर रूट कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया k अपॉन अंडर रूट 2 प्लस माइनस, फिर यहाँ पर i k अपॉन अंडर रूट 2, ठीक है। तो ये हो गया। अब ये छेड़खानी नहीं कर देना भाई कि k अपॉन अंडर रूट 2 को कॉमन ले लो, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें मैं कह सकता हूं कि ये क्या है, अल्फा प्लस माइनस i बीटा, है ना, i बीटा, ठीक है। इसमें अंडर रूट लिया था ना मैंने, तो इसको अगर अंडर रूट ले रहे हैं, है ना, वो अंडर रूट हटा लेना यार, ठीक है, यही रहता है प्लस माइनस का i बीटा, बस यही रहेगा, ठीक है, और आगे नहीं रहेगा।
वो मैंने अंडर रूट लगा दिया था ना, उस अंडर रूट को हटा लेना, ठीक है। कॉस बीटा एक्स और प्लस साइन बीटा एक्स रहेगा, C1 प्लस C1 C2 भी रहेगा उसमें, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अब इसमें लिखूँगा तो इसको अभी यही रूट रहने दो, ठीक है ये। और हम अब निकालते हैं किसका, अब निकालते हैं इसका भी निकालेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये प्लस का है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा माइनस का अंडर रूट 2k, ठीक है। माइनस का अंडर रूट 2k हो गया माइनस b, प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर मतलब 2k स्क्वायर एंड माइनस 4ac मतलब 4ac मतलब यही 4k स्क्वायर, ठीक है। मुझे लगता है सेम आएगा, बस यहीं पर माइनस लग जाएगा और यहाँ पर अंडर रूट 2 लगा लो इंटू अंडर रूट 2, यहाँ भी अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सीधे लिख सकता हूँ कि ये हो जाएगा माइनस k अपॉन अंडर रूट 2 प्लस माइनस यहाँ पर i अंडर रूट 2 तो कैंसिल हो गया, तो i k अपॉन अंडर रूट 2, ठीक है। यही आया सेम टू सेम, बस हमारा यहाँ पर अल्फा प्लस आई बीटा है तो यहाँ पर प्लस का हो गया, यहाँ पर माइनस का हो गया, तो CF निकाल सकते हैं आप, ठीक है। CF निकालेंगे किस तरीके से मैं आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ पर CF पहले इसका रखेंगे रूट, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ इक्वल टू e की पावर में अल्फा एक्स मतलब e की पावर में ये, ठीक है। ये तो माइनस वाला पहले लिखते हैं, है ना, क्योंकि छोटे से बढ़ते क्रम में लिखेंगे। तो e की पावर में थोड़ा नीचे e की पावर में माइनस k x अपॉन अंडर रूट 2, ठीक है, ये हो गया। एंड यहाँ पर C1 कॉस बीटा एक्स, बीटा कितना है, बीटा हमारा k अपॉन अंडर रूट 2, ठीक है, k अपॉन अंडर रूट 2x प्लस C2 साइन k अपॉन अंडर रूट 2x, क्लियर है, ये हो गया C1 C2 हो गया। अब हम क्या करेंगे, प्लस लगाएंगे, फिर e की पावर में k x अपॉन अंडर रूट 2, क्योंकि प्लस वाला लिखेंगे। यहाँ भी C1 C2 हो गया, C3 कॉस k x अपॉन अंडर रूट 2 प्लस C4 साइन k x अपॉन अंडर रूट 2, ठीक है। ये हमारा फाइनल CF की वैल्यू हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से पूछा जाता है और इस तरीके से सॉल्व किए जाते हैं। तो आपको इतना तो क्लियर ही हो गया होगा कि क्या किया हम लोगों ने, है ना। तो यहाँ पर आपने देखा, ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको, है ना। चलो ठीक है, आंसर भी हमारा क्लियर है। तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे, समझ में आ गया। उसमें क्या है कि आप जब अल्फा प्लस आई बीटा का फॉर्मूला उसमें, तो उसमें जो कॉस के अंदर यहाँ अंडर रूट लगा दे, वो अंडर रूट को हटा देना, और यहाँ भी अंडर रूट, वहाँ यहाँ से भी अंडर रूट, ये वाला जो अंडर रूट है इसको भी आप अलग कर देना, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ अल्फा प्लस आई बीटा ही फॉर्मूला होता है, क्लियर। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट एक ही क्वेश्चन बचा है, वो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम आगे की ओर बढ़ेंगे। तो समझ में आया आपको, अलग अलग क्वेश्चन मिले आपको सॉल्व करने के लिए, है ना। अब मैं देख लेता हूँ कौन सा क्वेश्चन आपको बताने लायक है या मैंने अभी बताया ना हो। चलो ठीक है, इतने ही हैं हमारे, इतने में आपको समझ में आ ही जाएंगे। और जो आपसे ना बने आगे के नए क्वेश्चन तो मुझे बताएंगे आप कि क्या उसमें दिक्कत आई है ना। अच्छा हाँ, एक क्वेश्चन मैंने नहीं बताया जिसमें से आपको
उसमें एक्सिलरी इक्वेशन के रूट सी एफ निकालते हैं। ठीक है, एक नहीं दो नहीं बताया मैंने अभी, उन दो क्वेश्चंस को हम देखेंगे, उसके बाद हम आगे की ओर बढ़ेंगे। तो यहाँ पर मैं पहले से ही लिख देता हूँ कि ये अगर लिखा है डी स्क्वायर वाई प्लस प्लस 2 प्लस 4d, ठीक है, प्लस 4, ठीक है, ये इधर y लगाओ इधर y लगाओ इक्वल टू 0। अगर इस तरीके से क्वेश्चन आए तो एक्सिलरी इक्वेशन तो आप जान गए हैं, एम स्क्वायर प्लस 4m प्लस का 4 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, m प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू आएगी m प्लस 2 इज इक्वल टू 0 कामा m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर m इज इक्वल टू माइनस का 2 और यहाँ भी m इज इक्वल टू माइनस का 2, मतलब यहाँ पर m के सेम रूट निकल रहे हैं, -2 कामा -2। ठीक है, अगर ये सेम रूट वाले हैं तो आपको यहाँ पर सी एफ निकालना कैसे है, तो ये देखिए यहाँ पर लिखना है C1 प्लस C2 x e की पावर में mx। ठीक है, ये लिखना है। तो यहाँ पर सी एफ इज इक्वल टू C1 प्लस C2 x e की पावर में कितना है, माइनस का, तो माइनस का 2x। क्लियर, तो ये हो गया हमारा, ये फॉर्मूला है आपका। कब, जब रूट आपके सेम हो, तो जब रूट सेम होंगे तो इसका फॉर्मूला ये होगा। तो ये हो गया। अब हम पढ़ेंगे जिसमें से ये होगा एल्फा प्लस माइनस और ये बीटा आई ना हो। ठीक है, तो क्या होगा, क्यों, क्योंकि देखिए आपने इतने रूट्स निकाले हैं, अगर धराचार विधि लगाकर, मेथड लगाकर, तो उसमें से आपने देखे होंगे कि आयोटा वाले भी आते हैं और बिना आयोटा वाले भी आते हैं। तो जो बिना आयोटा वाले आते हैं उसके क्वेश्चन कैसे होते हैं, है ना, उसका CF कैसे निकालते हैं, वो चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, है ना। तो यहाँ पर मेरे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखते हैं। m की यहाँ पर जैसे d की पावर 4y माइनस 2d क्यूब y माइनस का 2d y माइनस का y इक्वल टू 0। अगर ये इस तरीके का क्वेश्चन है तो कैसे होगा, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से y कॉमन ले सकता हूँ, 2d क्यूब माइनस 2d माइनस का 1, है ना, y इक्वल टू 0। क्लियर है, ये हुआ कि नहीं हुआ, y बस कॉमन लिया है। एक्सिलरी इक्वेशन लगा लो, m की पावर 4 माइनस 2m क्यूब माइनस 2m माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इसके रूट निकालने हैं, लेकिन रूट कितने निकलेंगे, 4 रूट निकलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं m की पावर 4, इसको पहले यहाँ लिख लो, माइनस 2m कॉमन ले लो। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा m स्क्वायर, 2m कॉमन लिया ना इससे, दोनों से, m स्क्वायर माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। ये है, इसको लिख सकता हूँ m स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 2m, एंड ये हो जाएगा m स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको लिख सकता हूँ मैं, या आप इसको न लिखें तो चल जाएगा, यहाँ पर प्लस रहेगा हमारा, क्योंकि हमने माइनस 2m कॉमन लिया है। ठीक है, इसलिए ये हमारा यही रहेगा सेम। ठीक है, इतना समझ में आया। इसका हम फॉर्मूला खोल देंगे, तो m स्क्वायर एक बार प्लस में,
एम स्क्वायर माइनस 1 एक बार, ये माइनस का 2m एंड एम स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे एम स्क्वायर प्लस 1 एम स्क्वायर प्लस 1 कॉमन हो रहा है। ये हमारा लास्ट स्टेज है हार्ड का। ठीक है, एम स्क्वायर प्लस 1 कॉमन हो गया हमारा, कितना बचा एम स्क्वायर माइनस 1 एंड माइनस का 2m, ठीक है, इक्वल टू 0। इससे हार्ड नहीं बन सकते ना, यही की वजह से तो मैंने लिया ये एम स्क्वायर प्लस 1, ये एम स्क्वायर माइनस 2m माइनस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ एम स्क्वायर प्लस 1 और इसको फॉर्मूला लिख सकता हूँ एम स्क्वायर माइनस एम माइनस 1। क्यों? क्योंकि 1 1 जा 1 और माइनस माइनस ये माइनस का 2m हो जाएगा। तो ये एम स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पर m माइनस 1 कॉमन है ना, और एक बार फिर मैं माइनस का कॉमन ले लूँगा यहाँ से, m माइनस 1 अगर मैं माइनस m कॉमन ले लूँ यहाँ से तो फिर तो ये गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस 1 है, घटाना है, तो ये इस तरीके से नहीं बनेगा यहाँ पर, है ना। चलो आगे बढ़ लेते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, वो सॉरी धाराचार विधि लगाएं। तो m इज इक्वल टू माइनस बी मतलब प्लस का 2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब 4 है ना, 2 स्क्वायर माइनस 4 ac, तो यहाँ पर प्लस 4 हो गया, समझ में आ गया, अपॉन 2a1 है। ठीक है, क्योंकि भैया माइनस 1 है ना c, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फॉर्मूला लगता है ना। तो ये हो जाएगा हमारा m इज इक्वल टू, और यहाँ पर 2 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 2, ठीक है, अपॉन 2, m इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस अंडर रूट 2, ठीक है, क्योंकि 2 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे कि इसका रूट जो आया है वो आया है अल्फा प्लस माइनस बीटा। ठीक है, इतना ही तो आया है। अब क्या करना है कि एक ये है, तो ये एम स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस का 1 है, तो यहाँ पर जाएगा माइनस का 1, तो m इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट माइनस का 1 है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा m इज इक्वल टू प्लस माइनस आई, तो यहाँ पर मैं क्या लगा सकता हूँ, m इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस आई लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, ये वाला। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक बार आयोटा में आया है, एक बार बिना आयोटा में आया है, तो दोनों को कैसे लिखेंगे वो हम यहाँ पर देखते हैं CF में रखकर। क्लियर है? तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हर तरह का क्वेश्चन मैंने दिखा दिया है, सिर्फ और सिर्फ 6 क्वेश्चन लेकर। अब यहाँ पर देखिए पहले वाले का हम लेते हैं इस वाले का, ठीक है। तो CF इज इक्वल टू, इसको लिखने के लिए मैं पहले फॉर्मूला लिखना चाहूँगा। इसका फॉर्मूला लिखूँगा, अगर ये है तो इसका फॉर्मूला सेम रहता है e की पावर में mx, ठीक है, e की पावर में mx, एंड यहाँ पर C1 cos, बस यहाँ पर cos बीटा है ना, बीटा x है, तो यहाँ पर हाइपरबोला लगा देना है, h लिख देना है, फिर यहाँ पर बीटा लिखना है, ठीक है, x प्लस C2 साइन h बीटा x। क्लियर? ये लिखना है, इस वाले को हाइपरबोला लगा देना है जब आयोटा ना हो, ठीक है, जब आयोटा ना हो, आई ना हो, तो हमें हाइपरबोला h लिखना है, और फिर यहाँ पर प्लस लिख देना है e की पावर mx C2 cos, अब यहाँ पर वही सेम बीटा x प्लस C2 है ना, C3 लिखो, C4 साइन बीटा x, ठीक है,
बस यहाँ पर सी एफ वैल्यू रख लो e की पावर m1x। अब देखिए यहाँ पर 2 हैं तो एक बार m1 एक बार m2 लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे कि इसमें है 1, इसलिए e की पावर में x आएगा, 1x मतलब x, और c1 cos हाइपरबोला बीटा की वैल्यू कितनी है, √2 है, तो √2x प्लस c2 साइन हाइपरबोला √2x, क्लियर, एंड प्लस e की पावर, अब यहाँ पर क्या है 0 है ना, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 0x, ठीक है, एंड c3 cos, अब यहाँ पर i है तो i मतलब अब i तो होगा नहीं तो 1 लिख सकते हैं, तो यहाँ पर सिर्फ x हो जाएगा, c3 cos x प्लस c4 sin x, ठीक है, क्योंकि बीटा की वैल्यू यहाँ पर क्या है 1 है ना, i और फिर बीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पर देखेंगे ना, ये i बीटा, यहाँ पर अगर लिखूँ इस तरीके से अल्फा प्लस माइनस i बीटा, अब यहाँ पर बीटा क्या है 1 है ना, इसलिए तो यहाँ पर 1 हो गया, बस यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। और सॉल्व करना है तो आप सॉल्व कर सकते हैं इसको और क्या सॉल्व कर सकते हैं, e की पावर 0x मतलब 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर ये हट जाएगा, बस यहाँ पर यह आएगा, बस, ठीक है। तो इतना समझ में आया कि नहीं आया आपको? आ गया होगा आप लोगों को समझ में, है ना? चलो ठीक है, फिर ये समझ में आ गया तो ओके। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। पहले आप कमेंट करेंगे, कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आज का टॉपिक CF कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन समझ में आया है या कहीं पर कोई डाउट है, ठीक है, वो आप बताएंगे। फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको PI निकालना सिखाऊंगा। फिर PI निकालने के बाद उसमें काफ़ी चीज़ें आती हैं। अब इसमें भी लेवल होते हैं ना यार, CF में कोई लेवल नहीं है, CF में यही लेवल था कि अलग अलग किस तरीके से रूट निकल सकते हैं। तो 6 तरीके से रूट, 6 नहीं 4 तरीके से रूट निकल सकते हैं। एक में डिस्टिंक्ट रूट होंगे, मतलब अलग अलग रूट आ सकते हैं। एक में सेम रूट आ सकते हैं, ठीक है। एक में आयोटा वाला आ सकता है, अल्फा प्लस माइनस आई बीटा। एक में अल्फा प्लस माइनस बीटा बीटा बस आ सकता है, ठीक है। तो 4 तरीके से आ सकते हैं, ठीक है। और अगर कोई नया तरीका हो तो आप मुझे बता सकते हैं, तो मैं उसमें भी आपको समझाऊंगा। और मुझे खुशी होगी कि आप हाँ दिमाग चला रहे हैं, आप सीखना चाह रहे हैं। अगर सीखना चाह रहे हैं तो फिर मेरा भी तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा ना आगे, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए खुश रहिए एंड क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहिए। और क्वेश्चन लगाते लगाते आपको जितने डाउट बन रहे हैं वो डाउट मुझे व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर अगर नहीं जाना है वहाँ तक अबाउट में, तो यहाँ पर लिख दूंगा मैं, लिख सकते हैं आप भी, 8299141035, ठीक है। तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इसमें आप मैसेज कीजिए, बताइए कहाँ पर प्रॉब्लम आई आपको, ठीक है। तो फिर मैं आपको उसी हिसाब से रिप्लाई दे दूंगा। तो तब तक के लिए खुश रहिए एंड गुड बाय।